जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2024 के लिए 2023 में जितने भी पेपर हुए थे सभी का 1 बाय 1 सॉल्यूशन कर रहे थे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम 2 फरवरी 2023 में जो शिफ्ट नंबर 4 का पेपर हुआ था उसके मैथ के पूरे 20 के 20 ही क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। इससे पहले जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं करे साथियों, उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक खेप माल का 3/4 भाग 6% लाभ पर और शेष माल 3% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 600 रुपये है तो उस खेप माल का क्रय मूल्य रुपए में क्या हो जाएगा। तो आप इसे कैसे सोल्व करोगे। यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला कि 3/4 का मतलब होता है 3/4, और 3/4 को जो बेचा गया वो क्वेश्चन में 6% लाभ पर बोला जा रहा है। और शेष कितना बचेगा, तो एक में से हम 3/4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1/4 और शेष बच जाएगा। तो प्यारे साथियों, इसे बेचा गया 3% हानि पर। अब आपको क्या करना है, इसका कुल क्रय मूल्य मान लेना है। माना कि इसका जो क्रय मूल्य था 4 बटे में है, दोनों 3/4 और 1/4 में, दोनों में बटे में 4 है। तो आप मान लीजिए 400 रुपये इसका क्रय मूल्य था, एक उदाहरण के लिए माना। ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन ने बोला कि 3/4, तो आप निकालना 400 का 3/4। ठीक है ना। और 6% लाभ पर बेचा गया मतलब 106% निकालोगे तो इसका विक्रय मूल्य आपके पास आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई अगर 6 से करेंगे तो 318 रुपये विक्रय मूल्य बन जाएगा। फिर क्वेश्चन ने बोला कि जो शेष भाग है यानी 1/4, तो टोटल का यानी कि 400 का आप 1/4 और निकालना, और 3% हानि का मतलब आपको 97% यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनली विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 97। तो इस प्रकार पर दोनों हिस्सों का विक्रय मूल्य आपको जोड़ लेना है। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो 415 आपके पास बन जाएगा। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर लाभ कितना हुआ, 400 अनुपात तो हमने क्रय मूल्य माना था और विक्रय मूल्य 415 अनुपात आया। तो लाभ कितना अनुपात है, 15 अनुपात का लाभ हुआ, और इसका मान क्वेश्चन में दिया 600 रुपये का लाभ है। ठीक है। तो 1 अनुपात का मान लाने के लिए 600 में आप 15 का भाग लगाना, 15 चुकू 60 यानी 1 अनुपात का मान 40 आ जाएगा। और क्वेश्चन ने यह कहा कि इसका पूरे का क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य हमने कितने अनुपात माना था, 400। 400 का मल्टीप्लाई आप 40 से करना, तो आपके पास 4 चुक 16,000 रुपया इसका क्या जाएगा, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रीति 36 दिनों में कार्य कर सकती है, अनु उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकती है। यदि प्रीति और अनु एक साथ कार्य करना शुरू करती है लेकिन अनु काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देती है, तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया, प्रीति का समय दिया, और प्रीति इस काम को 36 दिन में कर सकती है। और आगे बोला गया अनु के बारे में, अनु इसी काम को 30 डेज यानी 30 दिनों में कर सकती है। आप क्या करना है, इन दोनों का लघुत्तम लेना, टोटल काम आ जाएगा आपके पास 180। इनकी कार्य क्षमता निकालने के लिए 36 का भाग 180 में देंगे तो 5 बार जाएगा, और यहाँ पर 30 का भाग 180 में देंगे तो 6 बार जाएगा। अब क्वेश्चन ने ये कहा कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम अनु छोड़ देती है। तो इन 3 दिनों का काम अकेली किसने किया, प्रीति ने किया। तो आप क्या करना, प्रीति का यहाँ पर 3 दिन का काम निकाल लेना, 3 दिन का काम। तो प्रीति का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, प्रीति एक दिन में 5 यूनिट काम करती है, तो 3 दिन में यहाँ पर 15 यूनिट काम वो करेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर शेष काम कितना बचा, तो आपको टोटल काम यानी 180 में से 15 को घटा लेना है, तो आपके पास 165 यूनिट काम और बचा। ये पूरा काम इन दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है ना। सिर्फ 3 दिन का काम ही प्रीति ने अकेले ने किया था, बाकी 165 यूनिट काम
दोनों ने मिलकर किया था, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करती है, तो 5 + 6, 6 5 होता है 11 यूनिट। तो 165 यूनिट होने में कितना समय लगेगा, 11 कम 11, 5 बचा, 11 5 55, 15 दिन का समय यहाँ लगा। तो क्वेश्चन ने ये कहा कि कुल समय बताओ, ये काम कितने समय में खत्म हुआ। तो 15 दिन तो एक लगे और 3 दिन फिर से लगे, तो 15 दिन कितना हो जाएगा, इस काम को खत्म होने में टोटल 18 दिनों का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और मोस्ट इंपोर्टेंट, 6 के वर्ग, 4 के घन और 24 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करो। 6 के वर्ग मतलब 6 का तो स्क्वायर करना है, और 4 का घन मतलब 4 का क्यूब करना है, और 24 का, इनका क्या लेना है आपको, लघुत्तम समापवर्ती। बहुत इजी क्वेश्चन है। 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का क्यूब होता है 64, और 24 इनका आप ले लो डायरेक्ट लघुत्तम समापवर्ती। तो प्यारे साथियों, इनका जो लघुत्तम समापवर्ती आ जाएगा 576 आ जाएगा, 576 यही करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए, 15%, 20% और 24% की क्रमिक छूटों के लिए समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। तो 3 डिस्काउंट के समतुल्य एकमात्र डिस्काउंट चाहिए। 15% का फ्रैक्शन बनाओगे तो 3/20 बनेगा। अब देखो 3 रुपया MRP का अनुपात है, 20 अनुपात, और 3 अनुपात छूट का अनुपात है। तो 20 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 17/20 करना। फिर इसी प्रकार आप क्या करना, 20% का भी फ्रैक्शन बनाना। तो यहाँ पर बनेगा 1/5, और 5 पर 1 की छूट मिलेगी, मतलब 4/5 सेलिंग प्राइस और MRP आ जाएगा। इसी प्रकार 24% की फ्रैक्शन जब आप बनाओगे तो आपके पास 6/25 बनेगी, ठीक है ना, 6/25, और 6/25 मतलब 25 MRP है और 6 छूट है, तो कितना सेलिंग प्राइस बनेगा, 19/25। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं क्या करना है। यहाँ पर एक तो MRP लिख लेना है और एक सेलिंग प्राइस लिख लेना है। मतलब ये तो अंकित मूल्य का अनुपात इधर लिख लेना है और इधर विक्रय मूल्य का अनुपात लिख लेना है। तो अंकित मूल्य नीचे वाले मान है, या जैसे कि 20 अंकित मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना बना, 17। फिर 5 अंकित मूल्य है और 4 यूनिट विक्रय मूल्य बनेगा, और 25 यूनिट अंकित मूल्य है और 19 यूनिट यहाँ पर सेलिंग प्राइस बनेगा। इन्हें काट लो, 4 से काटेंगे, 4 5 20, अब कट नहीं रहा तो 50 25, और 25 गुणा 25 करोगे तो अंकित मूल्य का अनुपात यहाँ पर 625 बनेगा। और जब ये गुणा करोगे 17 गुणा 19, तो आपके पास 323 बनेगा। ये विक्रय मूल्य का अनुपात बनेगा। तो एकमात्र छूट का अनुपात कितना बन रहा है, यहाँ पर छूट घटा लो, 625 में से 323 जाएगा तो 302 एकमात्र छूट बचेगी। क्वेश्चन ने ये कहा कि छूट का प्रतिशत बताओ, तो 302 को प्रतिशत में बदल दो 625 के साथ, गुणा 100 हो जाएगा। 25 पंजे 25 से कटेगा 25 बार, और 25 से कटेगा 25 चुक 100। आप क्या करना, 302 को 4 का गुणा करके तो 1208 आ जाएगा, 1208, और डिवाइड बाई कितना रह जाएगा, 25। इसे 25 का भाग लगाओगे तो एकमात्र छूट 48.32% की आपके पास आ जाएगी। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरी मोस्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यदि ए और बी के तृतीयानुपाती और ए बी सी के चतुर्थानुपाती का अनुपात 3:4 है, तो B/C का मान बताओ। देखो दो मान अगर आपको दिया है और आप तृतीयानुपाती निकालना चाहेंगे, तो तृतीयानुपाती के लिए क्या करना पड़ेगा, C तृतीयानुपाती होता है, और C बराबर निकालने के लिए तृतीयानुपाती B² बटे आता है A, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर आपको 3 मान दिए हैं और चौथा अनुपात यानी D का मान लाने के लिए क्या यूज होता है, तो याद रखिएगा BC/A यूज होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि जो तृतीयानुपाती है और चतुर्थानुपाती, इन दोनों का रेशो, तो आप क्या करो, तृतीयानुपाती को लिखा तो B² बटे में A, और फिर भाग का साइन लगाया, और बटे में लिखोगे चतुर्थानुपाती यानी BC/A, और इन दोनों का रेशो बराबर में लिख देंगे, कितना, 3/4। ये हमें दिया है। अब क्या करो, इसे सोल्व कर लो पहले यहाँ पर। तो यहाँ पर बनेगा B² बटे में कितना, A, और इस भाग का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर A ऊपर चला जाएगा, ये पलट जाएगा नीचे, नीचे वाला फ्रैक्शन, या नीचे बच जाएगा BC, और बराबर में आ जाएगा 3/4।
ठीक है, ए से ए कट हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर है मतलब यहाँ पर बी गुणा बी है, तो एक बी यहाँ पर कट हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर बी बचेगा, नीचे सी बचेगा। कितना बचेगा? 3/4। तो क्वेश्चन ने ये पूछा कि बी रेशो सी का वैल्यू बताओ। बी का वैल्यू कितना आया? 3, और सी का वैल्यू भी 4। तो पहले साथियों याद रखिएगा, बी रेशो सी का वैल्यू 3/4 ही बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, एक वाहन द्वारा एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाना है। यदि उस दूरी के आधे भाग को किसी दूसरे वाहन द्वारा दुगने समय में तय किया गया है, ठीक है ना, तो दोनों वाहनों की चालों का अनुपात बताओ। तो देखो, पहला वाहन और दूसरा वाहन मान लो, तो पहले समय की ये बात कर रहा है। तो पहला वाहन अगर मान लो निश्चित दूरी को तय करने में जितना समय ले रहा है, और याद रखिएगा दूसरा वाहन दुगना समय ले रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वाहन द्वारा निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है, यदि उस दूरी के आधे भाग को किसी दूसरे वाहन द्वारा दुगने समय में तय किया जाता है। मतलब आप समझो, यहाँ पर इनका समय का जो रेशो बनेगा, क्या बनेगा मैं आपको बता दूं। अगर मान लो पहला वाहन 1 अनुपात का समय लेता है, तो दूसरा वाहन 2 अनुपात का समय लेगा। लेकिन ये 2 अनुपात का समय जो दूसरा वाहन ले रहा है, वो तो आधी दूरी को तय कर रहा है, तो पूरी दूरी तय करने में 2 अनुपात और लेगा। तो याद रखिएगा, इनका समय का जो रेशो बनेगा ना, वो बनेगा यहाँ पर 1/4। और मैं आपको बता दूं, इनकी चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो उल्टा अनुपात, यानी कि 4/1। और यही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक कारखाने में लगातार 5 महीने में इतने 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 इकाइयों का उत्पादन होता है। छठे महीने में इकाइयों का कितना उत्पादन किया जाना चाहिए, ताकि 6 महीनों का औसत कितना हो जाएगा? 7200 हो जाएगा। तो आप क्या करना, इन 5 माह का योग जोड़ लेना, जो आपको अलग अलग दिया, 5 माह का योग, इनका योग करोगे मतलब आप इन सबको जोड़ लेना। 74, 82, 89, 52, 65, 24, 84, 32 और 65। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 37,952 टोटल उत्पादन आ जाएगा, 37,952। अब आप क्या करना, ये 6 महीने का ही औसत दिया है 7200, तो आप क्या करना, 6 माह का योग निकाल लेना। तो इस औसत का गुणा 7200 से करोगे, 6 का गुणा 7200 से, तो योग आ जाएगा आपके पास 6 माह का। तो आप जब ये मल्टीप्लाई करोगे 43,200 आ जाएगा, 43,200। अब क्या करना है, 6 माह के योग में से इन 5 माह का योग घटा देना, तो छठे महीने का आपके पास क्या आ जाएगा? योग बच जाएगा, छठे माह का उत्पादन बच जाएगा। तो आप जब 43,200 में से माइनस करोगे 37,952, तो आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 5248, 5248, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5248 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक अर्धगोले की त्रिज्या क्वेश्चन में 42 सेंटीमीटर बताई है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है। तो याद रखिएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और का क्षेत्रफल आपको लगा लेना है फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला होता है 2πr²। तो पहले पूरे आधे गोले का पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेना, यानी 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7, और त्रिज्या की पावर 2, क्वेश्चन में त्रिज्या 42 दिया है, तो 42 गुणा 42 2 टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा क्वेश्चन ने इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा कर दो, इसको, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कर दो? आधा। तो इसमें 2 का और भाग लगा दो, बस ये 2 से 2 कट जाएगा, 7 से ये 42 काटोगे 6 बार कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना होगा, 22 × 6 × 42। तो जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा निकल कर आ जाएगा। 5544 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी हो जाती है, मूल संख्या में हुए परिवर्तन का
शुद्ध प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छोटा सा कंसेप्ट, कई बार मैंने आपको पढ़ाया प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, और यहाँ हमेशा प्लस लगाना। यहाँ पर एक्स गुणा वाई बटे 100, ये वृद्धि कमी वाला कंसेप्ट है जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर एक्स पहले वाला मान होगा और वाई बाद वाला मान। अगर वृद्धि हुई है तो पॉजिटिव लिखो और कमी हुई है तो नेगेटिव लिखना है। तो यहाँ पर पहले क्या हुई है, 10% की वृद्धि तो प्लस का 10, फिर 20% की कमी तो माइनस का 20। ठीक है, वाई का वैल्यू हो गया प्लस। यहाँ पर कोष्टक में अलग फिर से सोल्व करेंगे। एक्स का वैल्यू कितना है, प्लस का 10, और वाई का वैल्यू माइनस का 20, और बटे में कितना आ जाएगा, 100। बस इसे सोल्व कर लो। तो यहाँ पर प्लस 10 माइनस 20 कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, और प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट करना, और आपके पास यहाँ कितना बचेगा, -2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो -2 ही आएगा, और ये -2 का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो -10 और -2 बन जाएगा। तो माइनस का कितना हो जाएगा, टोटल 12% बन जाएगा। अगर लास्ट में ये माइनस का आता है तो हमेशा कमी होती है, और प्लस का आता है तो क्या होता है, वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर 12% कमी हो जाएगा। 12% कमी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए, एक निश्चित अवधि के लिए 2300 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, वर्षों की अवधि ज्ञात करें। सिंपली कुछ भी नहीं करना, अमाउंट चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला लगा दो। अमाउंट बराबर पी कोष्टक में 1 + r बटे 100, और इसकी पावर होती है t4 टाइम। मिश्रधन क्या लिखोगे, तो मूलधन दिया है 2300 रुपए, और 483 आपको क्या दिया, ब्याज। तो अमाउंट यानी ए का मान बनाना पड़ेगा, दिया नहीं है, तो 2300 मूलधन और प्लस ब्याज 483, तो मूलधन प्लस ब्याज ही तो मिश्रधन होता है। तो अमाउंट बराबर आपका इन दोनों पर जोड़ने पर बनेगा 2783। 2783, तो एक ही जगह आपको लिखना है 2783, और P गुणा का इधर आएगा तो भाग में, और P का मान कितना दिया क्वेश्चन में, 2300 दिया है, याद रखिएगा। P का वैल्यू दिया है 2300, तो बटे में आ जाएगा हमारे पास 2300, और बराबर में कोष्टक लगाना है 1 प्लस दर का वैल्यू दिया है 10%, और बटे में 100, और पूरे की पावर t लगा देना टाइम। अब आप क्या करना ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे काट लो 23 से, ये 100 बार कटेगा, और 23 से इसे ऊपर वाले को काटोगे तो 121 121 बार कटेगा। तो आप इन्हें क्या लिख सकते हो, पावर 2 बना सकते हो। कैसे बना सकते हो मैं आपको समझाता हूँ। 121 11 का स्क्वायर होता है, और 100 10 का स्क्वायर होता है। तो आप क्या कर सकते हो, 11 बटे 10 की पावर 2 लगाओगे तो 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100, वो का वही रहेगा, और बराबर में इसे सोल्व करोगे, 0 से 0 कटा, 10 1 जा 10, 10 + 1 करोगे 11/10, और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, t4 टाइम। 11 बटे 10 11 बटे 10, दोनों साइड आधार बराबर हो गया, तो आधार से आधार काट दो, और 2 के बराबर कितना आ जाएगा, t। मतलब t4 टाइम था, कितने साल का जाएगा, 2 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 बराबर x, तब x का वैल्यू बताओ। तो 0.4 रेशो का मतलब भाग होता है, 1.4 और समानुपात का मतलब बराबर लगाओ, और 1.4 रेशो का मतलब बटे में फिर से x हो जाएगा। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का मल्टीप्लाई तो 0.4 से होगा, बराबर 1.4 का मल्टीप्लाई 1.4 से हो जाएगा। हमें x का वैल्यू चाहिए, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, और ये मल्टीप्लाई से 0.4 इधर आएगा डिवाइड में, ये पॉइंट से पॉइंट एक कट जाएगा, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा। अब इसे काट लो, 2 दूनी 4 होता है, और 2 साथी 14, या फिर 2 से काटेंगे 2 साथी होता है 14, 7 गुणा 7 करोगे 49 बनेगा, और 49 के बटे में कितना बचा, 10, बटे में एक 0 बची है, एक अंक के पहले दशमलव लगाएंगे तो 4.9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, एक डीलर उस वस्तु पर 25% की अतिरिक्त रियायत देता है जिस पर पहले से ही अंकित मूल्य पर 20% की छूट है।
यदि कोई क्रेता वस्तु के लिए 1500 रुपए का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो आपको मैं बता दूं, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है जिसे एमआरपी इंग्लिश में कहते हैं। और एमआरपी पर पहला डिस्काउंट तो कहला कि 20% का दिया गया, तो आप निकालना 80%। और दूसरा डिस्काउंट क्वेश्चन ने बोला कि 25% और एक्स्ट्रा दिया, तो आपको निकालना है 75 यानी 75%। मतलब 100% में से माइनस कर देना है छूट को, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा और बराबर इसका मान दिया है 1500। अब आपको चाहिए उस वस्तु का एमआरपी यानी अंकित मूल्य। तो 1500 ये भाग का 100 गुणा में, फिर से भाग का 100 गुणा में, और ये मल्टीप्लाई वाले नंबर इधर आ जाएंगे 80 गुणा 75 भाग में। ये 0 से 0 काट देना, 25 दिया 75 और 25 चुको 100 हो जाएगा। 4 से 8 को काटोगे 2 बार कटेगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 2 6। 6 का भाग आपको 1500 में लगाना, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंजे 30 और 0। तो हमारे पास जो एमआरपी बनेगा 250, और 250 में मल्टीप्लाई करेंगे एक 0 का तो 2500। 2500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की कमी की जाती है, तो वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं इस तरह का टाइप अभी पीछे पढ़ चुके हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, है ना। अपन ने अभी फॉर्मूला यूज किया था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, और यहाँ पर हमेशा प्लस लगाओगे एक्स गुणा वाई और डिवाइड बाई 100, इसी से हो जाएगा वृद्धि कमी वाला सब। पहले जो हुआ उसे एक्स मानेंगे, बाद में जो हुआ उसे वाई मानेंगे। अगर वृद्धि हुई है पॉजिटिव लिखेंगे और कमी हुई है नेगेटिव लिखना है, ठीक है। तो 30% की वृद्धि हुई, प्लस का 30, फिर माइनस का 30 क्योंकि 30% फिर से कमी हुई है, और फिर प्लस एक्स का वैल्यू प्लस का 30 गुणा वाई का वैल्यू माइनस का 30 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। बस ये 2 0 से 2 0 इधर काट देना, इधर तो 0 बच जाएगा, प्लस माइनस 0। यहाँ पर -3 का गुणा +3 से हो जाएगा तो 9 बनेगा माइनस का, और ये 9% ही हमारा सही जवाब होगा। और अगर ये नेगेटिव बनता है तो हमेशा क्या होती है, कमी। 9% की कमी, ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 73 और 98 को विभाजित करने पर 4 और 6 शेषफल बचता है। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लाने के लिए क्या करना, 73 में से 4 को माइनस करना क्योंकि 73 का भाग देने पर 4 शेष बचता है, और आपको 98 में से डिवाइड कर लेना है 6 को। जो बचेगा हमारे पास 13 में 4 गया 9 और ये 69 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 में 6 गया 2 और यहाँ पर हमारे पास कितना बच जाएगा 92। आपको लेना है इनका महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। इनका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 23, और वो बड़ी से बड़ी संख्या भी 23 ही हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15, नींबू आरएस 2 में 3 की दर से खरीदे जाते हैं और आरएस 3 में 2 की दर से बेचे जाते हैं, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं क्या करना है ऐसे में, जब वस्तु और रुपए या रुपए वस्तु आपको क्वेश्चन में दिया है, एक साइड तो आपको बना लेना है क्रय मूल्य, दूसरी साइड बना लेना है विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। आपको इधर क्रय मूल्य बनाने के लिए भी क्या करना है, आपको हमेशा रुपए में वस्तु का भाग लगाना है, वस्तु की संख्या का, और इधर भी जो रुपए है उसमें वस्तु की संख्या का भाग लगाना, जिससे एक वस्तु की क्रय मूल्य भी आ जाएगा और एक वस्तु का विक्रय मूल्य भी हो जाएगा। तो आपको लाभ हानि निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। पहले रुपया कितना दिया 2, इसमें भाग लगाएंगे 3 वस्तु का, फिर रुपया कितना दिया 3 रुपया, इसमें भाग लगाएंगे 2 वस्तु का, ठीक है। 3 और 2 का लघुत्तम लेना तो 6 आएगा और 6 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देना। 3 से 6 कटेगा 2 बार और 2 का गुणा 2 से होगा 4 बनेगा, और 2 से काटेंगे 6 को 3 बार और 3 गुणा 3 करेंगे 9 बनेगा। मतलब एक वस्तु 4 रुपए में खरीदी गई और 9 रुपए में बेची गई, तो डेफिनेटली लाभ हुआ कितने का, 5 यूनिट का। क्वेश्चन ने कहा लाभ का प्रतिशत बताओ, लाभ बटे क्रय मूल्य करो, यानी 5 तो लाभ है, क्रय मूल्य कितना 4, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 4 से कट करो 25 बार कटेगा, और 25 का गुणा 5 से करोगे तो 125% का लाभ आ जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात की जाए, एक तेज ट्रेन 192 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 2 घंटे कम लेती है, ठीक है। यदि धीमी ट्रेन की चाल
तेज ट्रेन की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो क्रमशः धीमी और तेज ट्रेनों की चाल ज्ञात करें। आपको ऐसे क्वेश्चन को कर लेना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। कैसे करना है मैं आपको लेके चलता हूं सीधे ऑप्शन की ओर। ठीक है, तो आपको उन दोनों ट्रेनों की चालें आपको ऑप्शन में दिया है और आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा कैसे हमें फाइंड करना है जल्दी से आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं आपको लेके चलता हूं, मान लिया जाए ऑप्शन नंबर बी की ओर। तो एक क्वेश्चन ने ये बोला कि धीमी ट्रेन से 2 घंटे कम लेती हैं और इनकी चालों का अंतर। ये कह रहा है कि धीमी ट्रेन की चाल तेज ट्रेन की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। मतलब तेज वाली ट्रेन कौन सी चलेगी ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और धीमी वाली ट्रेन कौन सी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बात तो क्लियर हो जाती कि इन दोनों का अंतर अगर देखा जाए चालों का, तो यहाँ पर 8 में से 2 गया 6 और यानी 16 का अंतर आ रहा है, और ऐसा हमें क्वेश्चन ने बोला कि 16 का डिफरेंस है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे 192 किलोमीटर में भाग लगाएंगे, दूरी में हम इनकी चालों का भाग लगाएंगे जिनसे इनका समय आ जाएगा। हम जानते हैं ना समय का फॉर्मूला आप जानते होंगे, समय बराबर दूरी बटे होता है चाल। तो दूरी हमें क्वेश्चन में दी है 192। अगर मान लो धीमी ट्रेन की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो 192 में जब आप 32 का भाग लगाओगे तो इसका समय आ जाएगा 6 घंटे। ठीक है ना, और 192 में यदि आप तेज चाल वाली ट्रेन का भाग लगाओगे 48 का, तो यहाँ पर ये कटेगा आपका यहाँ पर 8 बार में, तो 8 घंटे का समय ये लेगी। 8 नहीं माफ करिएगा 4 घंटे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कहा धीमी ट्रेन से 2 घंटे कम समय लेती है तेज वाली ट्रेन। तो देखो तेज वाली ट्रेन ने कितना समय लिया 4 यूनिट का, और धीमी वाली से कितना कम समय लिया, तो 2 घंटे का अंतर भी आ गया। तो इस प्रकार से वेरीफाई कर लेना ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में कस्बे की जनसंख्या सालाना 20% की वृद्धि होती है और 4 वर्ष पहले की जनसंख्या आपको बताइए तो वर्तमान बताओ। सिंपली क्या करना है 20% का फ्रैक्शन बनाना, तो 1/5 बनेगा। वृद्धि होती है तो 5 में 1 जोड़ देना, और कमी होती है तो 5 में से 1 घटा देना। तो यहाँ तो वृद्धि हो रही है तो 6/5 बन जाएगा। ठीक है, अब 4 साल पहले का वैल्यू हमें बताया 62,500, वर्तमान लाना है 4 साल तक 6/5 हुआ तो इसका 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना, 6/5 फिर से 6/5, तो आपके पास क्या आ जाएगा वर्तमान जनसंख्या निकल के डायरेक्ट आ जाएगी। इनको काट लो, 50 25 25 पंज 125 और 125 पंज 625 होता है, तो नीचे से ये 100 बार कट जाएगा। और आपको मैं बता दूं 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में अगर आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 छंग 36 कैरी 3, 6 कम 6 और 3 9, और 6 दूनी 12, 1296 आएगा। तो 1296 के बाद कितनी जीरो लग जाएगा 2, तो 129600 यही करेक्ट आंसर। 129600 आपका ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 5 पुरुष एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 4 महिलाएं उसे 3 दिनों में पूरा कर सकती है, 5 बच्चे उसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और 1 पुरुष 1 महिला 1 बच्चा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इस पैटर्न को आपको कैसे करना है, 5 पुरुष का दिया है तो आप क्या करना पहले 1 पुरुष का 1 दिन का काम लेके आ जाना, तो 1/2 और 1/2, 5 पुरुष का 1 दिन का काम है, 1 पुरुष का लाना है तो 5 का इधर गुणा कर देना। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली कितना बनेगा 1/5 दूनी 10, और फिर आपको क्या करना है 1 महिला का 1 दिन का काम लेके आना, 1 महिला का, तो 1 महिला का 1 दिन काम लेने के लिए आपको 1/3 में गुणा करना होगा 4 का, तो 1/12 आ जाएगा। इसी प्रकार आप क्या करना 5 बच्चे हैं तो 1 बच्चे का 1 दिन का काम लेके आ जाना, तो 1 बच्चे का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/5, और 3 दिन का काम था, ठीक है ना, तो 1/15 आ जाएगा। 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चा मिलकर कितने दिन में करेगा, तो इनको जोड़ लो, 1/10 प्लस 1/12 और प्लस यहाँ पर 1/15। आप इनका लघुत्तम लोगे बटे वाले का 60 आएगा, और 10 छंग 60 और 6 वन जा 6 प्लस 12 पंज 60 और फिर 15 चुक 60, तो ऊपर हमारे पास कितना बनेगा 6 5 11 और 4 होता है 15, 15/60 बनेगा। इसे काटेंगे तो हमारे पास 15 एकम 15, 15 चुक 60, नीचे वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब इस पूरे काम को ये मिलकर एक काम को कितने दिन में कर देंगे 4 दिन में।
4 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 25 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन की गणना करो। शंकु का आयतन होता है क्या? शंकु का आयतन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें ऊंचाई चाहिए लेकिन हमें तिर्यक ऊंचाई दी है। पहले साथियों तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट किया जाता है और इसका मान जो होता है ना रूट के अंदर एच का वर्ग प्लस आर का स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो हमें तो एच का वैल्यू चाहिए, हमें एल का मान दिया है क्वेश्चन में 25 और ये रूट हटेगा तो 25 पर वर्ग लग जाएगा, बराबर हमें एच का स्क्वायर ऐसा ही लिख लेना और प्लस त्रिज्या का वर्ग करोगे, यानी त्रिज्या कितनी दी है क्वेश्चन में 7, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 625 बनेगा इधर और माइनस करना 49 और एच का ये स्क्वायर लगेगा हटेगा, पुनः इधर रूट लग जाएगा तो बराबर के इधर हमारे पास एच बच जाएगा। इनको आप घटा लेना 625 में से, जब हम 49 को घटाएंगे तो 576 हमारे पास बचेगा रूट के अंदर और बराबर यही एच का वैल्यू होगा। तो 576 किसका वर्ग होता है? 24 का, बराबर उसकी ओरिजिनल ऊंचाई हमें पता चल जाएगी। क्वेश्चन में कहा आयतन बताओ, तो आयतन बराबर 1/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7 और गुणा त्रिज्या का वर्ग, तो त्रिज्या क्वेश्चन में दी है 7 गुणा 7, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और ऊंचाई हम लेके आ चुके हैं 24, काट दो 7 से 7 कटेगा, 3 से 24 को काटेंगे 8 बार कटेगा। तो फाइनली कितना गुणा करना है? हमें 22 का मल्टीप्लाई करना है 7 से और फिर मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1232 आ जाएगा, 1232 और सेंटीमीटर क्यूब में इसका आयतन आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 13 घंटे की यात्रा के लिए कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? ठीक है, यदि वह पहले 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 4 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम 6 घंटे के लिए 65 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। प्यारे साथियों आपको कुल 13 घंटे का समय दिया, औसत चाल लाना है। तो आपको दिमाग में एक ही बात छाप लेना कि औसत चाल बराबर अगर लाना है, दूरी अलग अलग हो, समय अलग अलग हो, तो आपको क्या करना है? कुल दूरी में कुल समय का भाग लगा देना है, बस अपना यही फोकस होना चाहिए। तो पहले दूरी लाने के लिए हम क्या करेंगे? दूरी का फॉर्मूला यूज करेंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय करने से दूरी आती है, तो पहले दूरी लाएंगे। तो यहाँ पर बोला गया 3 घंटे में 50 की स्पीड से चली, तो 50 का गुणा 3 से करेंगे 150 किलोमीटर की दूरी प्लस कुल दूरी को जोड़ना है, 4 गुणा हो जाएगा 60 प्लस हो जाएगा 6 गुणा 65, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे और बटे में कुल समय 13 घंटे। आप इन्हें जब जोड़ोगे गुणा करके, तो पहले गुणा कर लो, 50 या 150 प्लस यहाँ 6 चुको 24, 240 प्लस और 65 का गुणा 6 से करोगे 390 आ जाएगा और बटे में आपको करना है 13, इन सब का योग कर लेना तो आपके पास 780 आ जाएगा और बटे में 13 से डिवाइड करोगे 13 78, 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ जाएगी? औसत चाल हो जाएगी। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट ओरिजिनल क्वेश्चन के पूरे 20 के 20 ही क्वेश्चन। तो पर डे हमारा ये सॉल्यूशन चल रहा है, आप पर डे इस क्लास को जरूर देखा करें और इस क्लास का टाइम डेली हमारा दिन में 5 बजे क्लास आपको यूट्यूब पर रिकॉर्डेड मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन रखें जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और मैं आपको बता दूं अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का एग्जाम देने वाले हैं तो डेली रात को 8 बजे भी हमारी लाइव क्लास होती है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और एसएससी जीडी अगर जो 2024 देना चाहते हैं तो इससे पहले जितनी भी शिफ्ट हुई है आज के क्वेश्चन पेपर से पहले उनका भी सॉल्यूशन हम आपको करवा चुके हैं। बाकी रीजनिंग का भी ये मैथमेटिक्स जैसे ही खत्म होता है हम रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो पर डे आप बने रहें और मेहनत करते रहें, सिलेक्शन आपका यकीनन मानिएगा जरूर होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।